नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। साहब समझिए, आप लगातार 8 दिन हो चुके हैं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा शुरू हुए 8 दिन बीत चुके हैं। दीपू दास को जिंदा जलाए जाने के बाद से वहां लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी तो खबर आई हिंदुओं के घर फूके जा रहे हैं, गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं से बदसलूकी की भी खबरें आ रही हैं। कलावा पहने हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मारा काटा जा रहा है। कुछ बांग्लादेशी पत्रकार यहां तक दावा कर रहे हैं कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ है। ये कुछ बांग्लादेश के कुछ पत्रकार हैं जो वहां के चैनल्स पर इस तरह का दावा कर रहे हैं कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ है। कट्टरपंथियों के डर से बांग्लादेश में मंदिर सूने पड़े हैं, लेकिन भारत में कुछ मौलाना कह रहे हैं साहब कि वहां नरसंहार थोड़ी हो रहा है। भारत में विपक्ष के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि वो तो दूसरे देश का मसला है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे ना, दूसरे देश का मसला है, हमें क्या लेना देना साहब। रॉबर्ट वाड्रा कह चुके हैं। भारत में हिंदुओं और घुसपैठियों के लिए डबल स्टैंडर्ड की गिरावट का स्तर क्या है, यह बात आप बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता और बांग्लादेश में घुसपैठियों को निकाले जाने के विरोध से एक बार समझिए। एक और बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की हदें पार हो रही हैं, दूसरी ओर भारत को बांग्लादेश बनाने पर तुले घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को निकालने की कोशिशों पर कई लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा है साहब। कश्मीर से लेकर त्रिपुरा तक, यूपी से लेकर मेघालय तक घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है। यूपी में डिटेंशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि घुसपैठिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी बारूद पर भारत भी है इस वक्त। घुसपैठ की गंदगी की सफाई बहुत जरूरी है। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। योगी के इस ऑपरेशन से विपक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है। विपक्ष में भी समाजवादी पार्टी और कई कांग्रेस के नेता ऑपरेशन टॉर्च का यह कहकर विरोध कर चुके हैं कि यह मुस्लिम विरोधी कार्रवाई है। सवाल यह साहब कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या देश को ही बांग्लादेश बनाने पर तुले हैं, जिन बांग्लादेशियों घुसपैठियों की वजह से देश के कई इलाकों में डेमोग्राफी बदल चुकी है। मुंबई का आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, मुंबई का आंकड़ा सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। एक टिस की रिपोर्ट आई है। ये मुंबई में मुस्लिम आबादी 8%, वो बढ़कर हो गई 21%। बताया जा रहा है कि 2051 तक 30% यानी कि 4 गुना मुस्लिम आबादी बढ़ सकती है, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं का दावा यह घुसपैठ की वजह से है। उत्तर प्रदेश और असम के इंटरनेशनल बॉर्डर पर 10 साल में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ चुकी है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के 7 जिलों में 116 गांव में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। बॉर्डर में लगे 303 गांव में मुस्लिम आबादी 30% तक बढ़ी है। यह सिर्फ मुंबई, यूपी, झारखंड के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी 9% से बढ़कर 23% हो चुकी है। बंगाल में तो मुस्लिम आबादी में 30% की बढ़ोतरी की आशंका है। इसी घुसपैठ को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि अगर असम में घुसपैठियों की तादाद बढ़ी तो असम खुद बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा या बांग्लादेश बन जाएगा। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देश के लिए खतरा बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन डेमोग्राफी का ऐलान कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि यह डेमोग्राफिक इंबैलेंस घुसपैठ से ज्यादा डेंजरस है। सवाल यह कि भारत क्या इसके लिए तैयार है, और भारत में घुसपैठियों के कितने रिश्तेदार हैं? क्या कुछ लोगों को गाजा पर तो आंसू आते हैं जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की पीड़ा का ये कहकर मजाक उड़ाते हैं कि वो तो दूसरे देश का मसला है, हमें क्या लेना देना। एक बार आप बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे कि भारत में कितने बांग्लादेश और क्या वाकई बांग्लादेशी बारूद पर है भारत। इसी पर बात सुनिए बयान। बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। मेरा अपना अंदाज है कि असम में हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी सेम, थोड़ी ही डिफरेंस हो। द मोर डिस्ट्रिक्ट्स विल फॉल वेयर हिंदू विल बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है,
घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो वाकई क्या बांग्लादेशी बारूद पर है भारत? और अगर है ये लैंडमाइन तो कितनी बची है टाइमलाइन? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा दावा कर रहे हैं कि साहब 40% तो बांग्लादेशी ओरिजिन के हैं यहां पर, 10% और बढ़ गए तो 50% हो जाएंगे। मुंबई में रिपोर्ट अलग से आ चुकी है। हमारे साथ यहां स्टूडियो में खास मेहमान, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वामी दीपांकर हैं, लगातार यात्रा कर रहे हैं, 3 साल हजारों किलोमीटर। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। फैज भाई हैं, मोहम्मद फैज, आपका स्वागत। यहां मौलाना साजिद रशीदी हैं, रशीदी भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा यहां स्टूडियो में आज हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं शिवम आपसे शुरू कर रहा हूं। ये एक है तो सेफ है, ये सब तो आप शुरुआत से कह रहे हैं, मोदी जी भी लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, बहुत देर कर दी है। जो रिपोर्ट से ये तो अलार्मिंग है, बहुत देर कर दिया आप लोगों ने। शिवम बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमन जी, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बात है। और डेमोग्राफी बदलने की जो स्थिति है ये इस देश ने बहुत पहले देखी भी है। चाहे वो कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे वो तमाम जगहों पर हंगामे रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य शहर रहे हों, चाहे वो इसके अलावा हम खासतौर पर तमिलनाडु में कई स्थितियाँ ऐसी रही जहाँ पर कि लगातार जहाँ पर भी एक जनसंख्या 40% से ज़्यादा हुई वहाँ पर एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये मामले तो मद्रास हाईकोर्ट में भी कई बार चले गए हैं। पेयम्बदूर का कोलतार गाँव में ये तय हुआ कि जब वहाँ पर एक जनसंख्या 50% से ज्यादा पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में, इस गांव में आरती नहीं हो सकती। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने जाते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है कि हम ये जो डेमोग्राफी बदलने का प्रयास इस देश में हो रहा है इसको नहीं होने देंगे। एक एक घुसपैठिए को इस देश से जाना पड़ेगा, एक एक बाहरी को जाना पड़ेगा। होने नहीं देंगे लेकिन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम इसको। होने नहीं देंगे मतलब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जितना हुआ वो पुरानी सरकारों में रहा, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक को डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और चाहे उनके साथ ही उनसे प्रेम करने वाले, रोहिंग्याओं को पसंद करने वाले, उनको समर्थन करने वाले, उनको 10-10, 5-5 हज़ार रुपए देने वाले, उनका आधार कार्ड बनवाने वाले, उनको अपना वोटर बनाने वाले कितना भी रोना धोना कर लें, चाहे एक जमाने में वो संसद में हंगामा करते थे कि बांग्लादेशी बाहर जाने चाहिए, आज वो उनको नहीं भेजना चाहते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उनको बाहर भेज कर ही रहेगी। इस देश में, इस देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ हिंदुस्तानियों का है। विदेशियों की, बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की, इलीगल इमिग्रेंट्स की इस देश में कोई जगह नहीं है। नहीं, जगह नहीं है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मेरे ख्याल से ये आपको नहीं लगता है नेशनल सिक्योरिटी का ज्यादा मसला है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, चाहे मैं हूं, हम सबके लिए खतरा है ये। और ये पॉलिटिक्स से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जो बांग्लादेश में हालात है अभी हमने देखे, और यही कहा जा रहा है कि इसी तरह का बारूद या लैंडमाइन तो भारत में भी बिछी हुई है, और ये हम सबके लिए नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई, जितने भी घुसपैठिए हैं उनके फेवर में एक भी मुसलमान कोई खड़ा हो तो बताइए। सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। उनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको मुसलमान का नाम लेकर वोट बटोरना है मुसलमानों का। लेकिन एक भी मुसलमान नहीं खड़ा है घुसपैठियों के साथ, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी। बोलने देते हैं एक एक करके। हाँ, कोई नहीं खड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं तो ये आप मजहब के आधार पर एसआईआर, मतलब ये घुसपैठिया नहीं हो रहा है, ये अच्छी चीज है, मानते हैं ये। नहीं, बिल्कुल एसआईआर जो हो रहा है उसकी मुखालफत भी हमने नहीं की, बिल्कुल नहीं की। सब जगह हो रही है, होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं पता होना चाहिए कि इस देश का असल नागरिक कौन है? क्यों नहीं पता होना चाहिए कि घुसपैठिया कौन है? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, उनको देखिए, पकड़िए और भेजिए वापस। ठीक, बिल्कुल भेजिए। मैं साथ हूं। अगर मेरी कहीं जरूरत हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कहीं जरूरत हो, मैं बिल्कुल साथ हूं। तो ये जो कहते हैं एनआरसी हो रहा है, सवाल है ये जो कहते हैं एसआईआर, एनआरसी हो रहा है, जो बांग्लादेशियों, अब असल में रशीदी भाई क्या है, बहुत अच्छी बात है कि आप भी इसके साथ हैं। डर इसलिए लगता है जो हम तस्वीरें बाहर देखते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ, यहां पर पता लगता है इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए, इतने रोहिंग्या, जो बताया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये एक डर हम लोगों के जहन में आता है जो वहां हालात है कल को यहां ना हो। बीजेपी कहती है वही वाली लैंडमाइन यहां पर बिछा दी गई है घुसपैठ के जरिए। मुंबई का आंकड़ा मैंने अभी आपको दिया टिस की रिपोर्ट में, तो ये जब इसकी तुलना कर दी जाती है एनआरसी से, जब पार्टियां करती हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बेहतर बता पाएंगे, जो पार्टियां आपके वोट के चक्कर में मुसलमान भाइयों को डराती हैं कि ये तो एसआईआर नहीं है, तो एनआरसी हो रहा है, एनआरसी, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? मुझे मौलाना साजिद रशीदी। जब आपने करेंसी बंद की, 500 का नोट बंद किया,
किसी पार्टी से पूछा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। क्यों पूछना है? सही बात है। 370 को हटाया, पूछा किसी पार्टी से? ठीक। आज घुसपैठियों को हटाने के लिए, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए क्यों आप दूसरी पार्टियों पर मर रहे हैं? कि बहुत बढ़िया, सही बात है, ठीक बात है। फलां पार्टी कह रही है, फलां पार्टी, आप क्यों पूछ रहे हैं उनको? रोने दीजिए उनको। सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, नफे नुकसान का सवाल आपसे होगा। अगर यहां के संसाधनों पे दूसरे लोग राज करेंगे तो ये सवाल किससे होगा? सत्ता पक्ष से होगा, विपक्ष से नहीं होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष को अलग रखते हुए आप पूछिए, मशवरा कीजिए उनसे। अगर वो आपके साथ आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप निकालिए बांग्लादेशियों। बताइए शिवम, 12 साल में कितने बांग्लादेशियों को निकाल दिया, उसका भी डाटा दे दीजिए। बता दीजिए शिवम भाई, इनसे पूछ के थोड़ी ना निकालेंगे। वो रो रहे हैं, रोने दीजिए। वो दाढ़े मार रहे हैं, दाढ़े मारने दीजिए। आपने सीए, आप लोगों ने तमाम राम मंदिर, तलाके बिद्दत, वक्फ सब किया ना, इनसे पूछ के थोड़ी ना किया। रोने दीजिए जो रो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि गाजा के लिए आंसू बहाते हैं, जब इनको निकालेंगे रोना नहीं। अरे वो रोते हैं, रोने दीजिए। शिवम, लेकिन लोकतांत्रिक सेटअप में स्थिति ऐसी है कि लगातार जब ममता बनर्जी जैसी नेता ये आकर कहेंगी कि अगर आपका कोई वोट काटने के लिए, घुसपैठियों को अगर आपका कोई वोट काटने के लिए आ जाए तो किचन में जो रखे हुए आपके औजार हैं उनको हथियार बना लें। ठीक बात है। मतलब लोगों के गले काटोगे आप? ये बात तो बीजेपी, मतलब लोगों के गले, आप रुकिए ना जरा, लोगों के गले काटोगे आप? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इसी देश में जब एसआईआर हो रहा है तो अखिलेश यादव अपने प्रदेश में खड़े होकर कहते हैं कि गरीबों पिछड़ों पर जो है दमन है, उनकी वोट काटने का एक तरीका है, उनका आरक्षण छीनने का एक तरीका है। कमाल की बात हो गई। एनआरसी आ रही है, एनआरसी है, देश का लोगों का वोट काटना चाहते हैं, लोगों को खत्म करना चाहते हैं, लोगों का वोट का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। हम एक चीज कहते हैं, तो रोने दो उनको। नहीं रोएं, हम तो उनके रोने की परवाह नहीं कर रहे हैं भाई। आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी बड़ी है, पॉलिटिक्स सब कुछ, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर। ये कुंडली मारकर बैठे, लात मारकर निकालिए लोगों। लेकिन ये लात मारकर निकालेंगे जो आप कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस देश को यह भी जानने का अधिकार है, इस देश की जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि उनके नेता जो इस देश में चुनाव लड़ते हैं वो हिंदुस्तानियों की कम घुसपैठियों की ज्यादा प्रेम करते हैं, घुसपैठियों में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको। घुसपैठियों क्या है, निकालना या इनको एक्सपोज करना? एक्सपोज करना और निकालना। हमें उनको निकालना है और विपक्ष को एक्सपोज करना है। देश को तो पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ जो डिबेट कर रहा है उनका पार्टी का विचारधारा क्या है, तो पता चलना चाहिए। बताइए, बोल दीजिए रशीदी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रशीदी जी बोलिए। शिवम भाई से एक बात कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम है रोना और वो हर बात में रोएगा, उसका काम ही यही है विपक्ष का। आपकी हर बात को गलत ठहराए। पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष आपके साथ था, घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष आपके साथ रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर तक में नहीं था, बिल्कुल रहेगा आपके साथ। आप ये बात गलत कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं। फर्क बताता हूं, बिल्कुल बचना है, आप बच रहे हैं उस काम से, आपको बचना नहीं है। और अगर वो रो भी रहे हैं तो अमन भाई ने जो कहा है बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जो रोने वाली बात है ना, बिल्कुल जो इशारा है ना, वो शायद समाजवादी पार्टी की तरफ था। किसी की तरफ हो। धर्मेंद्र यादव है, वो बेहतर पक्ष रख लेंगे साथ। धर्मेंद्र यादव, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा रोना नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब कल को कुछ होता है तो रोना धोना तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए विपक्ष को लोकतांत्रिक देश में, जैसा शिवम ने कहा, विपक्ष को साथ में लेकर चलना ही एक लोकतंत्र की असली खूबसूरती है, पहचान है। तानाशाही तो है नहीं, विपक्ष को साथ में लेकर चलना है। तो कल को योगी आदित्यनाथ ने कहा इनको निकाला जाएगा, जब डिटेंशन कैंप्स बनाए जाते हैं उसका विरोध होता है, जब घुसपैठियों को निकाला जाता है तो एनआरसी बोला जाता है, कहा जाता है गरीब पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। तो अब जब इनको निकाला जाएगा तो रोएंगे तो नहीं धर्मेंद्र यादव? योगी जी ने सवाल पूछा है, बता दीजिए। अमन भाई, योगी जी के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, विधानसभा में जिस बात को लेकर के योगी जी बयान दे रहे थे और हंसकर बयान दे रहे थे, जिस प्रदेश में, भारत के सबसे बड़े प्रदेश में, इस देश का सबसे बड़ा नशे का जो रैकेट अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ऑपरेट हो रहा था और उसका मुख्यालय बनारस में था, और उस बात को वो जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से हंस के बयान दे रहे थे, ये पता चलता था कि कोई मुख्यमंत्री कितना संवेदनहीन हो सकता है, जिस कफ सिरप से हजारों बच्चों की, मासूमों की जान चली गई है। उस बात पे बोल रहे थे और उस बात पे कह रहे थे कि इनको आंसू आएगा। अरे आंसू उनको आ रहा है जिनके 100 बच्चे चले गए इस दुनिया से। आंसू उनको आ रहा है जो इस नशीली दवाओं की चपेट में आ रहे हैं। 2.5 करोड़ 3 करोड़ दवाइयां उत्तर प्रदेश में पकड़ी जा रही हैं। आंसू तो योगी आदित्यनाथ को आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। पेपर घुसपैठिए का दिया था और ये पहुंच कहीं और गए। अरे बयान की बात कर रहे थे, मैंने आपके बीच में नहीं एक एक करके बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी डिबेट में नेशनल निकालने पर रोएंगे तो नहीं। अमन भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, सवाल है उसी का जवाब दीजिए ना। मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छा लगा कि आपने नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी देश के लिए और भारत के लिए तो है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नेशनल सिक्योरिटी इनके एजेंडे में नहीं है। अगर इनके एजेंडे में होता तो पुलवामा का हमला नहीं होता। हमारे 42 जवान 300 किलोग्राम RDX इस देश की सीमा में घुस जाता है और योगी तब तो नहीं रोते हैं।
मोदी तब तो नहीं रोते हैं, अमित शाह तब तो नहीं रोते हैं, 42 जवान शहीद हो जाते हैं, धर्मेंद्र, उसके बाद जाके फोटोग्राफी कराते हैं, बेशर्मी की इंतहा धर्मेंद्र होती जी, है। धर्मेंद्र उसके जी, बाद पहले सुन लीजिए, अब मेरी क्या बात होता सुन है, लीजिए। एक मैंने मिनट। सबकी सुनी ना, मैं वही कह मैंने रहा हूं, सबकी आप सुनी, क्या होता है, आपने- ऐसा होता है किसी कभी के कभी, बिल में आप एक मिनट, बोले आप नहीं। सुन एक एक करके, आप ना कुछ निबंध लिख कर आए हैं, कुछ आपको भी मैं आपसे देश पूछूंगा की आपने वही सिक्योरिटी बोलना है। अगर मैं आपको वही कह रहा हूँ, निबंध जो सवाल है, जो देश टॉपिक है की उस पर रहिए ना। सिक्योरिटी में अगर बोलना आपको नेशनल निबंध सिक्योरिटी का लगता अगर है, तो कंसर्न है, आप- घुसपैठियों आपसे पर संवेदनशील बोलिए ना। नहीं है। धर्मेंद्र जी, जब देश की डिटेंशन सिक्योरिटी सेंटर के बनते बारे में हैं बोल रहा हूं। तो विरोध क्यों आपको करते हैं निबंध आप? लग रहा है वो। एसआईआर को एनआरसी क्यों अब फिर- बताते हैं अब आप लोग? उस पर बताइए ना। पहले नेशनल आप सिक्योरिटी लोगों की को बात क्यों करो, उसके बाद सहानुभूति जवाब दे दूं क्यों ना। है? नेशनल घुसपैठियों से सिक्योरिटी प्यार पे क्यों आपने है? सवाल ये बताइए। नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल पूछा, पहले अरे जवाब ले लीजिए। घुसपैठियों से क्यों बच रहे हैं? क्यों? अरे क्या नेशनल दिक्कत है? सिक्योरिटी बोलिए सबसे ना। बड़ा मुद्दा है। खुलकर बोलिए, बोलिए, भाई, लात मार के नेशनल निकालिए सिक्योरिटी घुसपैठियों के को। लिए हो रहा है। मौलाना साजिद एसआईआर रशीदी ने नेशनल बोला, सिक्योरिटी के लिए मैं हो रहा आपको है, बोलता तो हूं, आप नेशनल सिक्योरिटी बोलिए, में क्यों ना बोले, बताइए मुझे। घुसपैठियों को लात मार कर अरे निकालो नेशनल यहाँ से। सिक्योरिटी बोलिए, क्यों ना बोले? अब सुनो मेरी बात। बोलो, घुसपैठियों को लात अब मार सुन कर लीजिए। निकालो यहाँ से। अब पहलगाम अरे का जो बोलिए हमला ना। हुआ- सुनिए, जबान पहलगाम को का ना खड़ा रही है। अब सुन बोलिए, लीजिए ना। घुसपैठियों अरे को भाई, लात पहले- मार कर निकालो यहाँ से। अरे अभी नहीं, मौलाना अब साजिद सुनिए तो रशीदी ने पहले। बोला, मैं बोलता हूँ, सुन स्वामी लीजिए दीपांकर पहले। बोलेंगे। अरे बोलिए आप। पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बोलिए, घुसपैठियों को लात मार कर निकालो यहाँ से। बिल्कुल सुन लीजिए मेरी बात। अरे भारतीय कौन जनता- सा इनका अब कोई सुनिए ना। घुसपैठिया वोट बैंक थोड़ी ना है। अब सुन लीजिए भाई। कोई बोल आयाती रहे हैं, वोट बैंक थोड़ी ना है इन अमन लोगों भाई सुनिए पहले। का। अरे तो मुसलमानों का घुसपैठिए से क्या लेना देना रशीदी अमन जी भाई पहले ने? सुनिए, मेरे- कोई नहीं, अमन नहीं, भाई- कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अमन भाई, आप मेरा हाँ, टाइम बोलिए, आप खा ले धर्मेंद्र रहे हैं। यादव, आप एक मिनट एक घुसपैठिए करके, आप धर्मेंद्र घुसपैठिए यादव। बोलवाना चाह रहे हैं ना? हाँ, बोलिए, बोलिए। मैं घुसपैठिए बोल रहा हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी और उस समय लगभग 90,000 से ज्यादा घुसपैठियों को बाहर भेजा गया था। अब 2014 से लेकर 25 वो तक एंटी मुस्लिम तो नहीं था ना? जनता फिर पार्टी के साथ वो एंटी मुस्लिम तो नहीं था ना? नहीं, आप मुझे आंकड़े देने दो साहब। वो एंटी मुस्लिम तो नहीं था ना? अरे भाई, आप आंकड़े देने दो, मुझे बोलने दो। अगर आपको नहीं बोलने देना तो बताइए फिर। अरे जब मैं यूपीए बात कह रहा सरकार हूं, ने आप सुन निकाला नहीं रहे तब हैं। अच्छा था। आप मोदी सवाल जी क्यों नहीं निकालेंगे तो बुरा हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अरे आप कि घुसपैठियों यूपीए से सवाल नहीं सरकार में पूछते अगर हैं। 90,000 लड़ना है, घुसपैठिए बाहर घुसपैठियों से भेजे लड़ रहे हैं गए, यहाँ तो डिबेट भारतीय में। जनता पार्टी की सरकार में 2014 से लेकर 25 तक कितने हजार घुसपैठिए भेजे गए? अच्छा, जब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रदेश में चुनाव आता है तो उस समय टॉर्च दिखाई देता है, जब चुनाव आता है तो दूरबीन दिखाई देता है। उससे पहले क्या सोती रहती क्या भारतीय जनता पार्टी? उस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से? ये मेरा सवाल है, कितने घुसपैठिए भेजे? ये बात है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर देश को ले जा रही है, कट्टरपंथी जिस धर्म में होता है, कट्टरपंथ जिस धर्म में होता है, उस धर्म का नुकसान होता है। कट्टरपंथ जिस समाज में होता है, वो समाज बट जाता है। कट्टरपंथ जिस देश में होता है, उसके लोकतंत्र को खतरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भारत को ला करके इस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि आज भारत पूरी तरह से अस्थायी है। चाहे धर्म के आधार पर अस्थायी हो गया हो, चाहे आर्थिक आधार पर अस्थायी हो गया हो, चाहे आर्थिक समानता के आधार पर अस्थायी हो गया हो, चाहे पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने पूंजीपतियों को पैसा कमाने के लिए अरावली जैसे पर्वतमाला को भी दांव पे लगा दिया। चाहे आप मिथिलांचल जैसे कोई लेना देना नहीं इनका। ये बोलना चाहिए, मैं तो खुद साइकिल पर बिठाकर छोड़ के आऊंगा इन घुसपैठियों को। इनको लात मारकर, कुंडली मारकर बैठे हैं, आपका मेरा हक मार रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेश के बारूद पर है भारत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी परिवार वाले, मैं भी परिवार वाला हूं। यहां पर ये वाकई में ये कुंडली मारकर बैठे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने बोला ना, लात मारकर निकालो। आपको कहने में जबान क्यों लड़खड़ाती है? एक बार बोलिए, इनको लात मारकर निकालो बांग्लादेशी घुसपैठियों सुन को। लीजिए अमन जी, अरे इनको बोल लात मार दीजिए ना। इनको लात मार के निकालिए। चलिए, शिवम, सुन लीजिए, आप शिवम, सुन लीजिए, मेरी बात शिवम। सुनिए। अरे जो इस लेकिन देश के कुछ नहीं होता, गृह मंत्री हैं, खत्म हो गया आप बस। सुन लीजिए ना, जो इस अरे देश कोई के वोट गृह बैंक ही नहीं मंत्री जाएगा हैं, आपका। जिनकी जवाबदेही है, जिसकी जिम्मेदारी है, उनसे एक सवाल तो पूछ लो। हाँ, पूछ अगर रहा हूं, आपकी बताइए, जबान में एक सवाल पूछ शिवम, लो। शिवम, देखिए उन्होंने जो सवाल पूछा वो अमित कह रहे शाह हैं से यूपीए सवाल सरकार पूछना, शिवम में। क्या बताएंगे? शिवम, यूपीए सरकार में उन्होंने बताया, ये पहले भी आंकड़ा आया, 90,000 भगा दिए मनमोहन जी ने, भगा दिया 90,000। आप लोगों ने कितने भगाए? आंकड़ा दीजिए, बताइए भाई। लेकिन शोर मचाने से नहीं होता ना, आंकड़ों के जवाब दीजिए, दीजिए। राष्ट्रवादी एंकर अमन चोपड़ा ने समाजवादी के प्रवक्ता से 5 मिनट बहस करी इस बात पे कि एक बार ये बोल दो कि रोहिंग्या और घुसपैठियों को लात मार के बाहर बोल दिया निकालेंगे। उन्होंने। कब बोला? अभी बोला, बोला घुसपैठियों को लात मार कर निकालो बाहर। जिसने घुसाया उसे क्या मारे? अरे तो घुसपैठियों, जिसने घुसवाया उसे क्या मारे? 2004 में सुनो पहले। मैं बताता हूं, 2000 बीच में हाँ, मैं- ठीक है, जवाब दे दूं। अरे अब एक ठीक है, मैं मिनट बताता हूं। एक मिनट ना। मैं जवाब देता हूं। धर्मेंद्र यादव एक एक करके बोलेंगे। क्या मारोगे? धर्मेंद्र यादव एक एक करके बोलेंगे बस। आप लड़ क्यों रहे? जय, बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो घुसपैठियों का गया। नाम ले ऑडियो दिया, बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। प्लीज ऐसे नहीं, सबके पास जाना है। अजय वर्मा भी है, स्वामी जी भी है, फैज भाई बोलिए अब आपका जवाब। मतलब मैं घुसपैठिया होता तो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे होते, मैं हिंदुस्तानी हूं तो मुझसे प्यार से बात भी नहीं कर रहे। चलिए, गजब बात हो गई। कितने भगाए? 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल जो कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ 20 लाख लोग ऑलरेडी इस देश में जो है घुसपैठी है। क्या हमने बुलाए थे? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, हमने इस समय अभी तक करीब 14,000 भगाए पूरे 11 सालों में। और इसके अलावा सुनो, पिछले 2 महीने में ऑपरेशन पुशबैक के तहत कम से कम 50,000 को बॉर्डर से वापस भेजा, और लाखों तो वैसे ही वापस जा रहे हैं जब से एसआईआर शुरू हो गया बंगाल में। क्यों नाराजगी है आपकी? क्यों नाराजगी है आपकी? हम सबको निकालेंगे, हम तो कमिटेड है।
और एक और चीज,
भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी से लेकर एक पार्षद तक का कोई एक बयान दिखा दीजिए जो घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हो। मैं 50 दिखा दूं आपके नेताओं के जो घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं। सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में केस है, खासतौर पर प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में यह कहने गए कि शरणार्थियों के भी अपने राइट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स के भी अपने राइट्स होते हैं, इनको मत भेजो। हम कभी कोर्ट नहीं जाते, हम कहते हैं कि हम उनको भेजेंगे और हम भेजेंगे। दिल्ली में 130 से ज्यादा डिटेंशन कैंप बनाए, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो है फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई चल रही है, लोगों को ढूंढ रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी जब कार्रवाई हुई हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवम वो नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं, आप कहते हैं वो घुसपैठियों, बांग्लादेशी घुसपैठियों के हमदर्द हैं, वो आप कहते हैं, ये आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं हमने तो खुद 90,000 भगा दिए, आपने कितने भगाए? मैं बता रहा हूं, वो ये पूछ रहे हैं, सिंपल सवाल है। मैंने सिंपल जवाब दिया। हाँ। अप्रोक्सीमेटली 11 साल में आधिकारिक तौर पर 5,000 से ज्यादा वैसे भगाए, इसके अलावा करीब 50,000 से ज्यादा ऑपरेशन पुशबैक के तहत बॉर्डर से वापस भेजे और लाखों ऑलरेडी एसआईआर के समय पर वापस निकलकर जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो गए। और एक और चीज, जब तक इस देश में एक भी घुसपैठिया रोहिंग्या है, हम ही निकालेंगे। बिल्कुल बस साथ खड़े रहना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं 1 मिनट, हाँ बोलिए रशीदी जी, 30 सेकंड एक एक करके प्लीज सर। अजय वर्मा, स्वामी दीपांकर, फैज भाई भी हैं। असल में क्या है, बोलिए। जिस दिन रोहिंग्या, जिस दिन घुसपैठिए हिंदुस्तान से निकल गए, कुछ पार्टियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए वो निकालना नहीं चाहते, जैसे कि उस पर बात नहीं करना जैसे चाहते। कि जैसे कि कुछ छोड़, आप भी समझ रहे हैं नहीं, जैसे कि इसको समझाने की जरूरत सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं आप, या किसी एक विशेष पार्टी की बात कर रहे हैं? त्यागी जलेबी बना रहे हैं, उस पे स्वामी दीपांकर जलेबी बना रहे हैं। दिया आपको? कभी 14,000 बता रहे हैं, कभी 5,000 बता रहे हैं। मैं कहता पहले 14,000 बोल दिया, अरे भाई, फिर अलग-अलग 5,000 फिगर बोल है। दिया, पहले ऑपरेशन 50,000 पुशबैक बोल दिया, के तहत फिर अलग 40,000 बोल निकले हैं। दिया। स्वामी दीपांकर, भाई, एक जलेबी मत एक दो बनाइए। चीजें कही जाती हैं। एक तो जलेबी कहा मत जाता है कि भाई हिंदू एक तभी सेफ, मोहन भागवत ने भी कहा, आप तो यात्रा निकाल ही रहे हैं। मेरे को यह ज्यादा कंसर्न है कि हिंदू एक, लेकिन घुसपैठिए भी तो अनेक हैं, तो वहां कैसे बैलेंस किया जाएगा? जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, यहां पर ज्यादा बांग्लादेश जैसे हालात कहीं भविष्य में ना बने, उसके लिए हिंदुओं को एक होना, जैसा मोहन भागवत ने कहा, वहीं घुसपैठिए जो अनेक है उसका भी तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अमन भाई, पिछले तकरीबन 1097 दिन से ज़्यादा से यही बात कह रहा हूं कि जातियों से ऊपर उठकर संगठित होइए। अगर आप एक हैं तभी सेफ हैं, जैसे कि आपने पीछे भी लिखा है। मेरे को ये तो कई ऐसी पॉकेट्स है ना भाई, बंगाल में कह लीजिए, झारखंड में कह लीजिए, यूपी में कह लीजिए, बंगाल में, ये सारी पॉकेट्स बनी हुई हैं। ये कुछ लोग कहते हैं मिनी बांग्लादेश टाइप सिचुएशन पैदा हो चुकी है, घेटोज हैं इस तरह के, जो एक शब्द होता है घेटोज। मैं एक बात कहना चाहता हूं अमन भाई, 1.25 करोड़ का अभी शिव प्रकाश जायसवाल जी का नाम लेकर शिवम बाबू ने कही, मगर तकरीबन मैं समझता हूं 4 से 5 करोड़ इस देश में घुसपैठिया वर्तमान में है। मगर जो प्रधानमंत्री के जाने पर कहता है गो बैक, वो देश का मुसलमान कह सकता है क्या? मुझे लगता है नहीं, घुसपैठिया ही कह रहा होगा। मगर जैसी परिस्थिति वर्तमान है, ऐसी परिस्थिति में चाहे अजय भाई हो, चाहे हमारे धर्मेंद्र भाई हो, शिवम भाई हो या फैज भाई हो, खतरा है भाई, या सबके लिए, जितना अजय भाई के लिए, जितना रशीदी जी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए खतरे हैं। क्या आपकी आने वाली संगठनों के साथ लिंक की भी जांच है? क्या आपके आने वाली पीढ़ी के अधिकार वो लोग नहीं मारेंगे? क्या आने वाले समय में आपके वार त्योहार पर वो अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे? क्या आने वाले भविष्य में प्रौढ़ सभा में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे? क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं हो रही है फ्रांस में, वहां जर्मनी और वहां पर नया साल की सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, प्लीज। मैं दूंगा, फैज भाई और अजय वर्मा बोलेंगे 20 मिनट बाद हम बस प्लीज बोलिए सर, बोलिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि हम लोगों को आज भी अगर एक होकर अपने देश के पक्ष में भी नहीं अच्छा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? और वो सो कॉल्ड चैंपियन कहां हैं जो दलित की राजनीति करते हैं? हालांकि मैं उन्हें कोई दलित नहीं मानता, मैं तो अपना दिल मानता हूं, उनको मैं नहीं मानता। मेरे तो भाई है संत रविदास के अनुयायी है। 580 लोगों दादा आपके बीच में बोले तो नहीं ना? रशीदी जी, फिर आपके बीच साजिद रशीदी बीच में आप नहीं बोलेंगे, फिर मैं आप इसलिए एक एक करके बोलेंगे ना। साजिद रशीदी बीच में मत बोलिए, आपके बीच में माइक लेके जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना? आप बोलिए। स्वामी दीपांकर, इतना सा कहना चाहता हूं कंप्लीट करिए कि वो मात्र एक ट्वीट कर यात्रा हो रही क्यों, एक ट्वीट मात्र से क्या पर्याप्त है? कल वहां दीपू चंद दास है और आप यकीन मानिए खड़े हुए हैं रशीदी जी, भले ही जो बोल रहे हैं, हम सब लोग भी दीपू चंद्र ही, याद रखिएगा इस बात को। और गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होगी, तब नहीं दूर हुई थी जब वहां पर खड़े होकर पहलगाम में पूछा नाम क्या है, पैंट उतरवाई और कलमा पढ़वाया, नहीं पढ़ा गया तो मार दिया। उसे बोलते हुए जुबान लड़खड़ाती है रशीदी जी की, लड़खड़ाएगी, समझ में आता है। मगर मुझे इस बात का दुख रहेगा कि जिस बात पर बोलकर संगठित होकर बोलना चाहिए कि दीपू चंद दास हमारे परिवार का हिस्सा है,
और अपने परिवार के हिस्से के लिए हर व्यक्ति को बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे तो आप भी दीप हुई हैं। कमेंट उसके बाद मोहम्मद फैज, देखिए ये जो स्वामी दीपांकर का दर्द है ना, ये तो कई बार उभर कर आया। जब गाजा को लेकर आंदोलन हुआ था तब हिंदू भी सड़कों पर उतरे थे। जब गाजा में क्रूरता का जब मसला हुआ, यहां कई हिंदू नेता सांसद हिंदू भाई सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन का झोला सारे हिंदू उतरे। मगर ये एक सवाल तो हमेशा चुभेगा जब भाईचारे की बात होती है, सेकुलरिज्म की बात होती है, तो मेरे बगल में खड़े हैं कोई मुस्लिम संगठन संगठित होकर, जैसे वीएचपी उतरा, आरएसएस उतरा, बीजेपी उतरी, ये तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की क्रूरता के खिलाफ कोई मुस्लिम संगठन सड़कों पर क्यों नहीं उतरा? ये सवाल तो चुभने वाला है। गाजा में हिंदू उतरे, गाजा को लेकर। एक मिनट फैज भाई आप बोलिए, उसके बाद मैं अजवर में आपके पास आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अमन भाई, आपके नाम का मतलब शांति होता है। शांति से एक बात कहना चाहता हूँ, किसी फिल्म डायरेक्टर की मजबूरी होती है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को ले, लेकिन फिल्म को सुपरहिट करने के लिए अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर को भी लेना पड़ता है। डायरेक्टर की मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से दीपू दास जी की हत्या की गई, जो कि एक राम भक्त थे, राम भक्त को हनुमान कहा जाता है, एक तरीके से इन लोगों ने पूरे हिंदू समाज को वहां पर जला दिया, उनकी आस्था को जला दिया। और यहां पर बैठकर एक मौलाना जैसी शक्ल दिखने वाला व्यक्ति उस हत्या को इनडायरेक्टली जायज करार देता है। कौन? कि 10-12 लोग ही तो मरे हैं, तो क्या हुआ? तो ऐसे में यदि कोई हिंदू आस्थाओं को नुकसान पहुंचाने के आरोप में ऐसे मौलाना पर हमला कर देता है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, तो फिर वो भी जायज है। क्योंकि आप मंदिरों को तोड़ रहे हो, हिंदुओं को जला रहे हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो हिंदू क्रोधित होगा, उस मौलाना पे हमला करेगा। यद्यपि मैं विरोध करता हूं, नहीं करना चाहिए, कर दिया तो भैया आरोप ये लगाया गया कि उसने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया, इसलिए उसे जलाकर मार दिया गया। तो इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया। गो हत्या ये करते हैं, लिंचिंग की बात करते हैं तो नो काउ लिंचिंग, नो मैन लिंचिंग। गो माता की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए और मानव की भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। वो मांस तो भर भर कर खाएंगे, लेकिन जब उसका विरोध किया जाएगा तो कहेंगे लिंचिंग हो रही। रशीदी और मोहम्मद फैज को दिखाइए। और इसके बाद मैं दूंगा, पूरा मौका दूंगा। मैं को जानना चाह रहा हूं, एक मिनट। जब आ रहा है और योगी जी ने ये कहा है कि रोना नहीं, एक चीज बताइए मुझे, एक मिनट फैज भाई, मुझे क्लियर करना है। मैंने जहां तक जितने भी मुसलमान भाइयों से बात की, इस्लामिक स्कॉलर से बात की, इस लिंचिंग का, जो लिंचिंग हुई या जो कत्लेआम वहां पर हिंदुओं का हो रहा है, जो कत्लेआम हो रहा है, जो लिंचिंग हो रही है, उसको किसने गलत या जायज ठहराने की कोशिश की, या किसने नहीं बोला? 10-12 तो ही मरे हैं। 10-12 से क्या होता है? अब एक रोहिंग्या जैसी शक्ल वाला मौलाना एक मर जाएगा, तो एक ही तो मरा है, मरना नहीं चाहिए। किसने बोला? जिसने बोला आप जानिए, जिसने बोला। नहीं, किसने बोला? ये दिखाइएगा हेडलाइन, अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि 10-12 हिंदुओं के मरने से कुछ। अरे बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो चुके हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू खत्म हो चुके हैं। सपोर्ट किया? मैं कह रहा हूं सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन मुखालफत और उसका विरोध तो हर मुसलमान ने किया, हर मुसलमान ने किया। फैज भाई आपने भी किया। हाँ, जो हिंदुओं का कत्लेआम बंगाल में धर्म के आधार पर हो रहा है, मजहब के आधार पर, उनके हिंदू होने की वजह से खबरें यहां तक आ रही है कि दीपू दास के परिवार की महिलाओं के साथ बलात्कार तक हुआ, घरों को बाहर से बंद करके उनको जिंदा जलाया जा रहा है, तंदूर में भट्टी बनाकर उनको जलाया जा रहा है। ये सारा तो धार्मिक आधार पर इस्लामिक कट्टरता का ही एक क्रूर चेहरा है ना। मैं पूरी करूं। हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम अमन है। अभी भाई साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी तशरीह की आपको राजी करने के लिए। मैं ये कह रहा हूं, ये जो हो रहा है रेप किसी के भी साथ में, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यहाँ हो, इस्लाम या कोई भी धर्म इसको जस्टिफाई कर सकता है? भैया इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोई धर्म मेरी आवाज खोल के चलाना भैया, इनका एजेंडा नहीं चलने देंगे साहब। इन लोगों के स्टेटमेंट, ये मौलाना साजिद रशीदी, का कोई ये नेहा सिंह राठौर, आरफा खानम शेरवानी, राहुल गांधी, पाकिस्तानी आर्मी और मोहम्मद यूनुस यूएन में एजेंडा चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। इनका स्टेटमेंट, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है
अरे एसी स्टूडियो में बैठकर अपनी बात करें, एसी कार से आए। तो मुखालफत कर रहे हैं। अरे लेकिन इनके स्टेटमेंट चल रहे हैं वहां पर, भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ऐसे नहीं, अब यूएन में चलेगा, अब ये स्टेटमेंट चलेगा। मतलब है खुलेआम घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हर चीज सुख सुविधा से घूम रहे हैं। अजय वर्मा, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है। अजय वर्मा, दिखाया जाएगा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। फैज भाई प्लीज। अरे न्यूज़ 18 सब देखते हैं भैया। चलिए फैज भाई, हो गया। अजय वर्मा, हमारे खिलाफ इस्तेमाल, अजय वर्मा, बांग्लादेश हमारे खिलाफ इस्तेमाल। अजय वर्मा, मेरा आपसे सवाल है, क्या सीए को लेकर जिस तरह से इसको लेकर नैरेटिव बनाया गया, बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता, ऑडियो बंद। अजय वर्मा, आपसे मेरा सवाल, अजय वर्मा, नहीं, हाँ ठीक है। अजय वर्मा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जब इन घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, जब इन घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, तो ये क्यों कहा जाता है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां इनको कवर फायर देती हैं, सीए का विरोध करती हैं, हिंदुओं को नागरिकता देने वाला जो कानून, उसका विरोध किया जाता है और इसको कवर फायर देने की बात की जाती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर नहीं उतरी दीपू दास के लिंचिंग के खिलाफ, जो गाजा को लेकर आप लोग तमाम तरह के प्रदर्शन आप लोगों ने किए थे। इतनी सी बात कहना चाहता हूं, मुरादाबाद में मेरा सरस्वती आखिरी सवाल है, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है ना, आतंकवाद का तो कोई धर्म का पता लग गया, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है ना, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं है। दलितों को मार दिया। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज है, आतंकवाद का बेशक धर्म नहीं होता जो ये कहा जाता है, लेकिन आतंकवाद से मरने वालों का धर्म संभवतः अब पता हुआ, लगता हुआ पता नजर आ रहा है। आतंकवाद का धर्म होता नहीं होता पता नहीं, लेकिन आतंकवाद हमले में मारे जा रहे लोगों का धर्म शायद संभवतः लोगों को अब समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे देख रहे थे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।